अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। हमारी आज की वीडियो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो या क्वांटम मैकेनिक्स हो, आप किसी भी किस्म के मोशन को स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी ब्रांच को स्टडी कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम हर जगह पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम इसको बिल्कुल एक यूनिक अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। आई बेट कि आपने इस तरह से इससे पहले एंगुलर मोमेंटम को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही आसान होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप फील करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें, चाहे पहले आपको एंगुलर मोमेंटम की फुली अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, इसके बावजूद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट द एंड आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा है अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है उसके फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं, एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा वापस लेके जाता हूं लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में। बच्चों, लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में जो भी क्वांटिटीज आप इस्तेमाल करते हो, मसलन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स वगैरह वगैरह, इन सब के एंगुलर काउंटर पार्ट मौजूद होते हैं। यानी कि इन सब का इमेज एंगुलर मोशन में भी मौजूद होता है। ये सारी क्वांटिटीज जो लीनियर मोशन में आप जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, ये सारी क्वांटिटीज एंगुलर मोशन में भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो तमाम क्वांटिटीज जो लीनियर मोशन में इस्तेमाल हो रही होती हैं, उन तमाम क्वांटिटीज का एक एंगुलर काउंटर पार्ट भी होता है। यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज एंगुलर मोशन में भी मौजूद होती हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ, थोड़ी सी तरमीम के साथ। तो ज़रा हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर मोशन में बच्चों, लीनियर मोशन में आपने देखा आपके पास होता है वेलोसिटी, आपके पास एक्सेलरेशन होता है, आपके पास फोर्स होती है, आपके पास मास होता है। बच्चों, लीनियर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी v है। अब एंगुलर मोशन में वेलोसिटी का जो काउंटर पार्ट है, वेलोसिटी की का जो एनालॉगस है, ठीक है, वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन a, यही एक्सेलरेशन जब एंगुलर मोशन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। और यही काम एंगुलर मोशन में कौन करेगा? टॉर्क। लीनियर मोशन में इनर्शिया किसको बोलते हैं? कौन इनर्शिया का रोल प्ले करता है? मास। और यही काम एंगुलर मोशन में कौन करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास का काउंटर पार्ट है, किसमें? एंगुलर मोशन में। ठीक हो गया। तो बच्चों, लीनियर मोशन में हमारे पास मोमेंटम होता है p। लीनियर मोशन में हमारे पास मोमेंटम होता है p। तो बताइए, इस लीनियर मोमेंटम का जो एंगुलर काउंटर पार्ट होगा, यानी कि लीनियर मोशन में जो मोमेंटम है वो p है, तो एंगुलर मोशन में जो मोमेंटम होगा, वो जो इसका काउंटर पार्ट होगा, वो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। और बच्चों, अभी हम बात करने जा रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, अभी हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो ये जो मैंने आपके सामने ये सारी ये चीज़ें रखी हैं, इनको ज़रा आप क्लियर अपने जहन में रख लीजिए कि हर एक क्वांटिटी का एक एंगुलर काउंटर पार्ट होता है। तो लीनियर मोमेंटम का जो एंगुलर काउंटर पार्ट है, यानी कि एंगुलर मोशन में जो मोमेंटम है वो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है। तो अगर मैं कहूं क्वांटिटी ऑफ रोटेशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और अगर मैं कहूं क्वांटिटी ऑफ रोटेशन, बच्चों, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम एंड क्वांटिटी ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। बात समझ आ गई? ठीक है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास
एंगुलर मोमेंटम की। लेकिन अभी बहुत सारी डेफिनेशंस पड़ी हैं, अभी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग पड़ी है, अभी बहुत सारा काम पड़ा है, तो आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए। तो बच्चों, क्वांटिटी ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो जितना उसका रोटेशन की जो क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एक और मजे की बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम के लिए किसी ऑब्जेक्ट का रोटेट करना जरूरी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर इक्तफा नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां तक नहीं करेंगे, बल्कि हम आगे भी चलते हैं, इस डेफिनेशन को और बेहतर करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बच्चों, मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है। आप फर्ज कर लें कि ये एक रिजिड रॉड है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ इस रिजिड बॉडी के ऊपर, यहाँ पर ये एक फोर्स है, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी यहाँ से फिक्स है अपने सेंटर ऑफ मास से, तो ये फोर्स जो मैंने लगाई है, ये फोर्स इस रिजिड बॉडी को, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर मैंने फोर्स लगाई है, तो ये फोर्स इसे क्या करवा रही है, रोटेट करवा रही है। ये फोर्स इसे क्या करवा रही है, रोटेट। इस सारे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क। पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, ठीक हो गया। चलें यहाँ टॉर्क का ज़रा फार्मूला लिखें, यहाँ करके लिख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा, चलें यहाँ ही, ठीक है। तो टॉर्क का जो फार्मूला है दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। इसका मतलब है कि रोटेशन प्रोड्यूस होने के लिए हमें आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये एफ तो हमें नजर आ रहा है, ये देखें, ये आर क्या है, आर कहते हैं मूवमेंट आर्म। किसको बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। और ये मूवमेंट आर्म जो होता है बच्चों, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, और यही हमारा इसी पॉइंट पर, ये जो सेंटर ऑफ मास है, अगर इसी पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो मेरा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से या सेंटर ऑफ मास से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट तक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म की एक खूबी है, मूवमेंट आर्म की खूबी ये है कि ये फासला या ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के या फोर्स के किसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी रोटेशन आएगी, अदरवाइज रोटेशन नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं, रोटेशन तब आएगी जब आर क्रॉस एफ होगा, आर क्रॉस एफ होगा। आर क्या है, मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म होने की शर्त क्या है, शर्त यह है कि ये फासला, ये डिस्प्लेसमेंट या तो खुद फोर्स के परपेंडिकुलर हो या फोर्स के किसी कंपोनेंट के लाजमी परपेंडिकुलर हो, अगर आप रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये। 2 मिनट जो हैं अभी आपके, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली है क्या। बच्चों, फोर्स का ये मूवमेंट आर्म है, ये फोर्स है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। इस क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्स बराबर किसके है, टॉर्क के। अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्स लिया कैसे जाता है, आर क्रॉस एफ। अगर मैं आपसे कहूं कि मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम लो, जरा बात सुने गौर से, ये है मूवमेंट ऑफ फोर्स, और मूवमेंट ऑफ फोर्स बराबर किसके है, टॉर्क के। और मूवमेंट ऑफ फोर्स लिया कैसे जाता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स लिया जाता है फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ। अगर मैं यहां पर फोर्स की बजाय मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं लीनियर मोमेंटम का, किसके साथ, आर के साथ, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या बन गया, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। सो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ये भी रोटेशन, ये भी रोटेशन। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर है, टॉर्क के। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के। लेकिन
यहाँ फिर मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, मूवमेंट लेने की कंडीशन ये है कि ये वाला जो मूवमेंट आर्म है ना, ये इसके यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर आए, चाहे फोर्स आए चाहे कुछ भी आए, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आए, इस क्वांटिटी को इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, या इसका कोई कंपोनेंट इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, तभी मूवमेंट आएगा। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। सो यहां पर एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन आ गई। एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों ये रिलेशन तो हमने एंगुलर मोमेंटम का निकाल लिया। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर है आर क्रॉस पी के। अब इस रिलेशन को, ये रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, इस रिलेशन को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी करना है कि ये रिलेशन आया कैसे है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो बच्चों ये जो आर क्रॉस पी है इसको हम लिख सकते हैं आर पी साइन ऑफ थीटा। जब इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साथ में यहाँ पर कोई यूनिट वेक्टर आएगा, फर्ज कर लें कि वो यूनिट वेक्टर है के, और ये हमारे पास है एल। अगर मैं मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखूंगा तो मेरे पास आएगा एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। और बच्चों अगर ये पी, अगर तो पी का कोई कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है फिर तो और बात है, लेकिन अगर पी खुद ही इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, अगर पी खुद ही इसके परपेंडिकुलर हो आर के, तो फिर ये थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर पी साइन 90। बच्चों क्या होता है, 1 होता है, और ये जो लीनियर मोमेंटम है पी, ये बराबर होता है एम वी के। तो एल हमारे पास पी की जगह पुट कर दें एम वी और साथ में आर, तो बच्चों एल हमारे पास क्या आ गया, एल हमारे पास आ गया एम वी आर। ये अभी जो हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है फॉर अ सिंगल पार्टिकल। इसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, और फिर हमने एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी कैलकुलेट करना है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पर इसकी ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसमें आपको सारी लीनियर क्वांटिटीज नजर आ रही हैं, लीनियर वेलोसिटी नजर आ रही है, तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का ये मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड से अब हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो अगर एंगुलर मोमेंटम का यूनिट लिखा जाए तो इसका यूनिट है बच्चों जूल सेकंड, इसका यूनिट है जी जूल सेकंड। अब जरा उस बात की तरफ वापस आते हैं। हमने कहा कि हमने ये रिलेशन प्रूव भी करना है, ये जो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा है, इसको हमने प्रूव भी करना है। तो इसको बड़ा सिंपल इसका प्रूव है, ये देखें जी, हमारे पास एक एक्स वाई जी प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्स वाई जी प्लेन है, और मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो हमने एक्स वाई जी प्लेन बनाया है, इसको बोलते हैं रेफरेंस प्लेन, ठीक है, या रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इनर्शियल है। इनर्शियल के बारे में आपको पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है, यानी कि हमारा फ्रेम ऑफ रेस्ट या रेफरेंस या तो रेस्ट में है, और अगर मूव कर रहा है तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलें ये बातें छोड़ें, अभी वापस आते हैं, इस रिलेशन को करते हैं प्रूव। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जी एक्सिस है, और यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ये इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है। बच्चों अभी हमने करना क्या है, ये एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास है m, और इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है p, और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया बच्चों, हम इस पार्टिकल को एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देख रहे हैं, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो जिस वक्त हमने इसको देखा उस वक्त इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम था उसकी डायरेक्शन ये थी, और ये इस पार्टिकल का मास है m। बच्चों इस पार्टिकल से लेकर ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है यहाँ तक एक हमने वेक्टर लिया है, और इस वेक्टर को हम कहेंगे r या इसका पोजीशन वेक्टर। और जहन में रखना है कि ओरिजिन हमारा फिक्स्ड है, ये जो r हमने लिया है ये एक फिक्स्ड ओरिजिन से लिया है। बच्चों हमने पीछे कहा था कि मूवमेंट
मूवमेंट की शर्त है कि ये आर को या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए पी के, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए आर के। तो देखें ये पी है, मैंने इसके कंपोनेंट बना लिए, ये पी है तो ये वाला पी का एक्स कंपोनेंट है और ये वाला पी का वाई कंपोनेंट है। अब बताइए पी का कौन सा कंपोनेंट आर के साथ परपेंडिकुलर है? आर किस कंपोनेंट के साथ मूवमेंट आर्म बन सकता है? आर को अगर एक्स कंपोनेंट के साथ देखें तो आर और एक्स कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आर इसके साथ तो मूवमेंट आर्म नहीं बन सकता। अगर आप आर को वाई कंपोनेंट के साथ देखें तो आर और वाई कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि आर जो है ये वाई कंपोनेंट के साथ क्या बन सकता है? ये वाई कंपोनेंट के साथ मूवमेंट आर्म बन सकता है। तो वाई कंपोनेंट की वजह से रोटेशन हो सकती है। तो रोटेशन में या मूवमेंट बनने में दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, एक आर का और एक जो दूसरी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट ले लें, एक हमारे पास है आर और दूसरी क्वांटिटी क्या है? पी वाई। बच्चों इसको लिख सकते हैं आर और पी वाई को मैं लिख सकता हूँ पी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि वाई की वजह से वाई कंपोनेंट के साथ क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो ये बन गया आर पी साइन थीटा। और ये देखें आर पी साइन थीटा किसके बराबर है? एल के। इसका मतलब है कि जो आर पी साइन थीटा है मैं इसको लिख सकता हूँ आर क्रॉस पी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कोई यूनिट वेक्टर लगा दूँ, ठीक है, के फर्ज कर लें, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करेगा तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे और वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन है फ़र्ज़ कर लें, इसको हम एक्स कह लेते हैं और यहाँ पर यूनिट वेक्टर हम आई ले लेते हैं। तो बच्चों ये आर पी किसके बराबर आ गया? आर क्रॉस पी के। और आर क्रॉस पी क्या है? एल। सो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। तो हमने ये रिलेशन प्रूव कर दिया कि आर और पी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है? ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। बच्चों हमने एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी देखा, हमने एंगुलर मोमेंटम को का जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको भी समझा, उसका फिजिकल मीनिंग समझा, हमने उसको प्रूव भी कर दिया। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम, ज़रा वापस आएँ, लीनियर मोमेंटम का काउंटर पार्ट, यानी कि लीनियर मोमेंटम का रोल कौन प्ले करेगा एंगुलर मोशन में, रोटेशन में? कौन प्ले करेगा जी? एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो यहां पर इस रिलेशन के ये जो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है, ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा, इसकी दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, पहली कंडीशन ये है कि ये जो ओरिजिन है इसको फिक्स्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या है? ओरिजिन को फिक्स्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमने बताई थी कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको इनर्शियल होना चाहिए। बच्चों अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हम देखने जा रहे हैं जी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बच्चों हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, यानी कि लीनियर मोशन में फोर्स और लीनियर मोमेंटम का ये रिलेशन होता है। लीनियर मोशन में हमारे पास मोमेंटम होता है P और लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स होती है F। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब यह है कि लीनियर मोशन में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है। लेकिन एंगुलर मोशन में हमारे पास फोर्स नहीं होती, बल्कि क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, और एंगुलर मोशन में हमारे पास सिंपल मोमेंटम नहीं होता बल्कि एंगुलर मोमेंटम होता है। तो लीनियर मोशन में दो चीज़ें हैं, क्या क्या? फोर्स और लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोशन में क्या है? फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और पी की जगह क्या आ जाएगा? एल। तो अभी हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों हम एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन ले लेते हैं। हमने पढ़ा कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक हो गया। अब ये करें कि दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लें, टाइम डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा डी एल ओवर डी टी और ये बन जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ आर क्रॉस पी।
बच्चों ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, आपको याद होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव ले लें, डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू, बच्चों पहले आर का डेरिवेटिव ले लें, ये बन जाएगा डी आर ओवर डी टी और क्रॉस पी वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब आप आर को वैसे रहने दें और क्रॉस डेरिवेटिव आ जाएगा डी पी ओवर डी टी का। बच्चों ये देखें डी आर ओवर डी टी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप इसको बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय पी, पी को मैं लिख सकता हूँ एम वी प्लस आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी। बच्चों ये देखो डी पी ओवर डी टी किसके बराबर है, एफ के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ। तो बच्चों ये भी v और ये भी v, आपको पता है अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या एक ही डायरेक्शन में हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो बच्चों ये जो v क्रॉस v है ये हो गया 0 प्लस r क्रॉस f, r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क होता है। तो बच्चों हमारे पास आ गया dl ओवर dt इज इक्वल टू टॉर्क, dl ओवर dt इज इक्वल टू टॉर्क। तो इस रिलेशन को मैं वापस ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ, dl ओवर dt इज इक्वल टू टॉर्क, और दूसरा रिलेशन लिख लेता हूं dp ओवर dt इज इक्वल टू f। इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन का एंगुलर काउंटर पार्ट है। जो इक्वेशन ये हमें बता रही है लीनियर मोशन में, ये इक्वेशन हमें बता रही है एंगुलर मोशन में। बच्चों लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में ये होता है कि फोर्स जब लगाई जाती है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है, और एंगुलर मोशन में क्या होता है, जब टॉर्क अप्लाई किया जाता है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है। लेकिन इस इक्वेशन के वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों का, टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का, दोनों का ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। और एंड पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, और वो बोनस कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो हमारे जहन में आएगा कि उसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम ही होता है, एंगुलर नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम के लिए रोटेट होना ज़रूरी है। तो सुनते जाएं, एंगुलर मोमेंटम के लिए रोटेशन होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को आप आगे पीछे कर दें। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम भी मौजूद है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है कि हमारे जहन में ये बात आती है कि जी ज़रूरी है कि एंगुलर मोमेंटम के लिए जिसम रोटेट ही कर रहा हो, नहीं, बस जिस एंगल से आप उसको देख रहे हैं वो एंगल थोड़ा आगे पीछे कर दें। बस आप जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, आप उसे इस तरह ना देख रहे हो कि वो आपके साथ एक लाइन में आ जाए, आपके साथ वो पैरेलल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो उसमें एंगुलर मोमेंटम मौजूद होगा। तो ये बात भी ज़हन में रखें, एंगुलर मोमेंटम के लिए रोटेट करना ही ज़रूरी नहीं है, रोटेशन के बगैर भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि एंगुलर मोमेंटम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।